हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। माई सेल्फ प्रवीण। और आज हम लोग देखने वाले ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। सो नॉर्मली आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज दिखाई गई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहला ये जो अपने दूर के चाचा हैं वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक छोटे से दूर के मामा हैं जो कैटल रेयरिंग कर रहे हैं, मतलब शिप्स को रेयर कर रहे हैं। या फिर कैटल रेयरिंग को दूसरा नाम है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में अलग अलग जो एनिमल्स है उनको पाला जाता है, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, शिप्स हो गए, बकरियां हो गई वगैरह वगैरह। तो वो सारा कैटल रेयरिंग में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएगा। ओके। सो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे देखो, ये जो पति पत्नी है वो फिशिंग कर रहे हैं बेचारे, ठीक है। फिशिंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे पैसा मिलता है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला एक्टिविटी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज लंबरिंग। लंबरिंग का मीनिंग क्या होता है कि वुड कटिंग को ही लंबरिंग बोला जाता है। सो ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग होता है ऐसे कोई भी एक्टिविटी जिससे पैसा मिले, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम उसको बिजनेसेस भी बोल सकते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नथिंग बट बिजनेसेस, ठीक है। और प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस जो पूरी तरीके से डिपेंड हो नेचर पे, ठीक है। जो पूरी तरीके से अपने रॉ मटेरियल के लिए, अपने फंक्शन के लिए नेचर पे डिपेंड हो, उसको बोला जाता है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड है। सॉइल नेचर का है, ठीक है। क्रॉप्स नेचर के हैं, सारी की सारी चीजें, वाटर नेचर का है, वगैरह वगैरह। उसके बाद एनिमल्स भी नेचुरल नेचर पे है। एनिमल्स का रेयरिंग पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसको चराने के लिए चराने के लिए घास वगैरह चाहिए, ग्रासलैंड चाहिए। उसके बाद फिशिंग, पूरा वाटर का एरिया, जैसे कि नदी हो गया, ओशन हो गया, समंदर हो गया, वगैरह वगैरह, पूरा नेचुरल चीज़ें हैं। और वुड कटिंग, पूरा फॉरेस्ट नेचुरल चीज़ है। सो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर नेचर पे डिपेंड होता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके। आई होप इतना क्लियर होगा, आपको बेसिक मीनिंग समझा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा मैप दिया है आपके लेसन के स्टार्टिंग में, जिसका रेफरेंस अगर ध्यान से देखेंगे, जिसको अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। खूबसूरत खूबसूरत अलग अलग ये हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स, और हर कॉन्टिनेंट के अलग अलग कंट्रीज भी दिखाए गए, सिर्फ नाम नहीं दिया है हर कंट्री का। उसमें कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज को दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे एक इंडेक्स है छोटू सा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है, सेकंड एक्टिविटी एनिमल हस्बेंड्री, थर्ड फिशिंग, फोर्थ माइनिंग, फिफ्थ लंबरिंग, ठीक है। अगर मैप ठीक से विजिबल ना हो तो आप बुक लेके बैठ सकते हो। ओके, आप देख सकते हो मैप में। यहाँ पे देखो, जो स्टार का है, स्टार नाम का जो इंडिकेशन है वो क्या दिखाता है? माइनिंग। माइनिंग कहाँ पे फेमस है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो जैसे कि यहाँ पे अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में, और अफ्रीका के थोड़े सदर्न पार्ट में वगैरह। रशिया के नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे फेमस है, मतलब ज्यादातर माइनिंग होता है, ठीक है। माइनिंग भी एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड होता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, नॉर्थ अमेरिका में और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग जगहों पे, अपने इंडिया में भी, अपना जो प्यारा सा भारत है छोटा सा, उस कंट्री में भी बहुत सारी माइनिंग के एरियाज है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये दिखाया है, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया। फिशिंग का इंडिकेशन क्या दिखा है? ये जो ब्लू लाइंस दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो ब्लू लाइंस दिख रही है किनारे वाले पार्ट पे, वो सारे एरिया में फिशिंग होता है, ठीक है। फिशिंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऐसा। ओके। सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये पूरा का पूरा जो मैप है, उस मैप में अलग अलग एक्टिविटीज दिखाई है, और इसी मैप के ऊपर कुछ खूबसूरत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको भी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर शोन इन द मैप, ठीक है। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कैटेगरी कौन सा है? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? सबसे पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद फिशिंग, ओके, उसके बाद माइनिंग है, लंबरिंग है, वगैरह वगैरह। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज दी गई है या फिर शो किया है मैप पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इन विच रीजन्स डू यू फाइंड एनी एक्टिविटी, सॉरी, इन विच रीजन्स डू यू डोंट फाइंड एनी एक्टिविटी, व्हाट कुड बी द रीजन। मतलब ऐसा कौन सा रीजन है पूरे मैप में जहां पे कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाया गया है? सो उसका सिंपल सा आंसर है अंटार्कटिका। ये पूरा का पूरा एरिया ब्लैंक छोड़ा हुआ है मैप पे, उसका रीजन वहां पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता। और हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में ही देखा था, पॉपुलेशन पार्ट 1 के चैप्टर में, कि एंटार्क्टिका नाम का जो कॉन्टिनेंट है वहां पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता, कोई भी लोग वहां पे नहीं रहते, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ साइंटिस्ट लोग जिनको ज्यादा उत्साह है, उमंग है वहां पे जाके रिसर्च करने का, वो कुछ दिन के लिए जाते रहते हैं, रिसर्च करके वापस लौट के आते हैं। लेकिन कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट वहां पे नहीं है। ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं होगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का,
कि अंटार्कटिका इज द रीजन वेयर वी डोंट फाइंड एनी सेटलमेंट, ओके, या फिर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट कुड बी द रीजन? रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होते, इसलिए वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर जो भी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या फिर कोई भी एक्टिविटी है वो नहीं दिखाई देती। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन विच लैटिट्यूड्स डू यू प्राइमरीली फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी? लंबरिंग एक्टिविटी का साइन क्या दिखा है? ये छोटा सा साइन दिखा है यहाँ पे, और ये ऐसे साइन वाले एरियाज हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न रशिया में और नॉर्दर्न यूरोप में ज्यादातर लंबरिंग एक्टिविटी दिखाई दे रही है, मतलब जो अपर लैटिट्यूड्स है, ठीक है, ये एकदम बीच से जो जाने वाला लाइन है, ठीक है, सपोज करो ये जो एकदम बीच से जाने वाला लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पूरे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ऊपर वाले अपर लैटिट्यूड्स हो जाएंगे, नीचे वाले लोअर लैटिट्यूड्स हो जाएंगे, ठीक है। जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री का होता है, उस पर 66 डिग्री वगैरह, उसके बाद 90 डिग्री वगैरह, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे डिग्रीज बढ़ता जाएगा। सो ऊपर वाले जो लैटिट्यूड्स है वहां पे लंबरिंग एक्टिविटी ज्यादातर दिखाया गया है, ओके। तो उसका ये आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, आप आराम से दिन निकालना, ठीक है, जब भी आप फ्री हो या फिर चैप्टर पढ़ते समय आराम से चाय पीते पीते इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो मैप में देख के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आ सकते हैं, एक छोटा सा मैप दिया जाएगा आपको और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। सो एक बार देख लेना, अगर कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट, एक छोटा सा डबड़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस डबड़े में अलग अलग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया है, जैसे कि सबसे पहला एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद कौन सा है? एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद फिशिंग, उसके बाद माइनिंग, उसके बाद लंबरिंग, उसके बाद गैदरिंग। ये कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। एक साइड में प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दिया है, दूसरे साइड में उसके लिए कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है उसका लिस्ट बनाना है। उसके बाद आपको कुछ फैक्टर्स बताए हैं, नेचुरल फैक्टर्स और मैनमेड फैक्टर्स, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज सबसे पहला एग्रीकल्चर का उन्होंने दिया है, एग्रीकल्चर का उन्होंने दिया है, ठीक है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या लगता है एग्रीकल्चर के लिए? लैंड लगता है, सॉइल लगता है, वाटर लगता है, एयर लगता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। नेचुरल कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर के लिए? सबसे पहला स्लोप ऑफ द लैंड, मतलब सिंपल सी बात है, सपोज करो ये छोटा सा माउंटेन है, तो माउंटेन के स्लोप पे एग्रीकल्चर ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के ज्यादा बड़ा एग्रीकल्चर या फिर बड़े फार्म्स क्रिएट करने के लिए सिंपल सी बात है प्लेन एरिया चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव होने के लिए प्लेन एरिया चाहिए, अलग अलग क्रॉप्स लेने के लिए प्लेन एरिया चाहिए। तो स्लोप ऑफ द लैंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ द सॉइल, सिंपल, इसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी उठ के डायरेक्टली थोबड़ा उठा के डायरेक्टली राजस्थान के डेजर्ट में जाके क्रॉप्स नहीं उगा सकता, क्योंकि वहाँ की सॉइल प्रोडक्टिव नहीं है। क्वालिटी होनी चाहिए सॉइल में, ठीक है। वैसे ही सपोज करो कि कोई डायरेक्टली जो रेड सॉइल है, रेड सॉइल में डायरेक्टली कोई कॉटन नहीं उगा सकता, कोई छत्रपति होगा जो ऐसा उगा सकता है, ठीक है। सो हर सॉइल की क्वालिटी अलग होती है, हर सॉइल का जो एनरिचमेंट होता है वो अलग होता है, हर सॉइल का जो कंटेंट होता है वो अलग होता है, उसके ऊपर उसका उस सॉइल में कैसा एग्रीकल्चर होगा वो डिपेंड करता है। उसके बाद फेवरेबल क्लाइमेट भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे टी के लिए अलग क्लाइमेट लगता है, टी मतलब चाय का जो खेती होता है, कॉफी की खेती के लिए अलग क्लाइमेट लगता है, उसके बाद कॉटन की खेती के लिए अलग क्लाइमेट रखता है, ज्वार या फिर बाजरा, उसके बाद हो गया बार्ली, उसके बाद जो भी राइस, व्हीट वगैरह, हर क्रॉप के लिए अलग क्लाइमेट रखता है, थोड़ा थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। तो वो फेवरेबल क्लाइमेट भी होना चाहिए, ये नेचुरल फैक्टर है जो एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल के ऊपर तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का संसार बसा हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद मैनमेड फैक्टर्स कौन कौन से है? फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, फार्म मशीन्स वगैरह वगैरह। ये सारे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, इंसान लोग बनाते हैं। फार्म मशीन्स मतलब जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, बाकी का जो छोटा मोटा मशीन हो गया, वो सारे फैक्टर्स पे भी एग्रीकल्चर किस तरह से डेवलप हो सकता है वो सब डिपेंड होता है, ठीक है। आगे के एक दो मैं बताता हूँ, बाकी के आप घर पे आराम से करना, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री नाम का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी इसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे? सबसे पहले तो लैंड लगेगा, ठीक है। ग्रास लैंड लगेगा, मतलब ग्रास लगेगा, ठीक है। उसके बाद वाटर लगेगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स लगेंगे।
उसके बाद उसके लिए नेचुरल कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो इफेक्ट करेंगे। एक तो यहाँ पे भी स्लोप ऑफ द लैंड इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ग्रास की क्वालिटी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उन बेचारों को जो कैटल है उनको चरने के लिए, गाय भैंस बकरी जो भी है उसको चरने के लिए ग्रास की क्वालिटी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए उस एनिमल्स के अकॉर्डिंग। जैसे भैंस को रहने के लिए भैंस, गाय गाय भैंस को, बैल को रहने के लिए एक अलग क्लाइमेट चाहिए, और कश्मीर वाला जो याक है उसको रहने के लिए अलग क्लाइमेट चाहिए। सो एनिमल्स के बेसिस पे भी क्लाइमेट के बेसिस पे एनिमल्स रहते हैं। सो क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नेचुरल फैक्टर। उसके बाद क्या है, मैनमेड फैक्टर। मैनमेड फैक्टर मतलब सिंपल, उसको रहने के लिए अच्छी खासी जगह जगह चाहिए। ठीक है, उसको टाइम टू टाइम चराने वाला कोई इंसान चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब आजकल नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत सारी मशीन्स आ गई है गाय से या फिर भैंस से दूध निकालने के लिए, मिल्क निकालने के लिए, जो मशीन्स के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि एनिमल हस्बेंड्री का क्वालिटी क्या रहेगा। ठीक है, आजकल बहुत सारा मैकेनाइजेशन हो गया, बहुत सारी मशीन्स का यूज़ किया जाता है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रखने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद फिशिंग। फिशिंग के लिए नेचुरल रिसोर्स क्या लगेगा, सिंपल वाटर लगेगा। ठीक है, और नेचुरल फैक्टर कौन सा अफेक्ट करेगा, क्लाइमेट अफेक्ट करेगा। अगर साइक्लोन आ गया है और कोई छत्रपति फिशरमैन गया है साइक्लोन के टाइम पे समंदर में उड़ी मारने या फिर फिशेस को पकड़ने के लिए, तो फिर उसका कल्याण होने से कोई नहीं बचा सकता। तो क्लाइमेट सही होना जरूरी है फिशिंग के लिए। ठीक है, क्लाइमेट सही होना जरूरी है। उसके बाद मैनमेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो फिशिंग नेट्स होते हैं वो सही होने चाहिए, जो शिप्स होते हैं वो सही होने चाहिए। शिप्स जो मैनमेड फैक्टर है वो सही होने चाहिए, तभी हम लोग अच्छे से फिशिंग कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड करती है। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। बाकी के जो 2-3 हैं वो आप आराम से चाय पीते पीते, कॉफी पीते पीते कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपको बताया है इस चैप्टर में, जिसका नाम है हंटिंग। ठीक है, हंटिंग बहुत सालों से होता आया है, जब से इंसान पैदा हुआ इस धरती पे तब से वो हंटिंग करता था। ठीक है, अभी तो नहीं करता, अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा। पहले सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने के लिए हंटिंग ज़रूरी था। ठीक है, दूसरे एनिमल्स का हंटिंग करके उसका कच्चा मांस खाते थे लोग पहले के ज़माने में, जो स्टोन एज के लोग थे। ठीक है, सो हंटिंग बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है या फिर एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और हंटिंग आजकल इकोनॉमिक एक्टिविटी में तब्दील हो गया है, मतलब हंटिंग करके कुछ लोग खाते भी है और हंटिंग करके एनिमल्स को बेचते भी है, ऐसा भी है। ठीक है, एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स का इलीगल स्मगलिंग भी होता है। जैसे सपोज करो, जो वन हॉर्न राइनोसोरस होता है, उसका जो सिंग होता है, ठीक है, उसका जो हॉर्न होता है उसको काट के उसको बेचा जाता है। टाइगर की स्किन बेची जाती है। उसके बाद जो अपना एलिफेंट होता है, एलिफेंट का जो दांत होता है वो बेचा जाता है। सो इलीगल स्मगलिंग के लिए भी हंटिंग होता है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे जो एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे अपने इंडिया में एक लेपर्ड, सॉरी, चीता नाम का जो एनिमल है, उस एनिमल का इतना ज़्यादा हंटिंग हो गया, इतना ज़्यादा हंटिंग हो गया कि 1952 में ही वो पूरी तरीके से इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था, निकल गया था बेचारा, मतलब खत्म हो गया था। इसलिए अभी अभी का जो गवर्नमेंट है, जो मोदी जी है, वो दूसरे कंट्रीज से चीता वगैरह मंगाए हैं। सो हंटिंग ज़्यादा हो गया तो फिर उसका इफेक्ट बहुत बेकार होता है। उसका इफेक्ट ये होता है कि वो पूरा का पूरा जो एनिमल की प्रजाति है, पूरा का पूरा जो एनिमल का स्पीसीज है वो गायब हो जाता है। ठीक है, एंड हो जाता है। सो नॉर्मली तो कमर्शियल हंटिंग बैन हो गया है। ठीक है, इट इज बैन, और कुछ लॉज बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। ठीक है, फिर भी सम टाइप्स प्रैक्टिस द हंटिंग। ठीक है, लॉज बनाए गए हैं, फिर भी कुछ एरियाज है और कुछ ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जो अभी भी हंटिंग करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल ये लोग। ठीक है, एक बुशमन है, बुशमन नाम का ट्राइब है, बुशमन ऑफ कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट में जो बुशमन टाइप ट्राइब है वो अभी भी हंटिंग करता है। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, जैसे अपने इंडिया में ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड करके एक छोटा सा आइलैंड है, उस आइलैंड में ये लोग रहते हैं, नॉर्थ सेंटिनलीज या फिर सेंटिनलीज बोलते हैं उनको। बहुत ही डेंजर है, वहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान अगर गया तो उसको टपका देते हैं। ठीक है, वो दूर से ही, जैसे सपोज कोई हेलीकॉप्टर से भी गया तो दूर से ही बाण वगैरह मारते, धनुष बाण वगैरह,
और मार देते हैं उसको। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, इंडियन लोगों ने वहाँ पे जाने का, तो बहुत लोगों को जो भी लोग वहाँ पे गए हैं उनको, उनसे बातचीत करने के लिए वगैरह, उनको मार दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने वो आइलैंड पे जाना ही बंद कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। सो ये अभी भी, ये लोग जो है वो अभी भी हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं दुनिया भर में, अलग अलग जंगल्स में, अलग अलग फॉरेस्ट में, जो अभी भी हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं। हंटिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुका है अलग अलग एरियाज में अभी भी, ठीक है। सो ये फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी था जो आपके चैप्टर में दिया था। नेक्स्ट है गैदरिंग, ठीक है। गैदरिंग मतलब सिंपल कलेक्शन, कलेक्शन करना, अलग अलग चीजों का कलेक्शन करना, उसी को गैदरिंग बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो फॉर नेचर, नेचर से कुछ चीजें, फॉरेस्ट से कुछ चीजें जो भी मिल जाए, ठीक है, उसको गैदर करके उससे कुछ ना कुछ बना के बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, ऐसा एक एक्टिविटी है, दैट इज गैदरिंग। जैसे सिंपल यहाँ पे दिखाया गया है हनी, ठीक है। हनी एक प्रोडक्ट है, उसके बाद ये एक पेंट है, उसके बाद ये सपोज ये बेचारा च्युइंगम, च्युइंगम भी, च्युइंगम का जो सोर्स है वो भी नेचुरल चीज़ होता है। उसके बाद ये पत्रवाड़ी, जिसको मराठी में पत्रवाड़ी बोला जाता है, ये जो खाने के लिए वो प्लेट होता है ना पत्तों का, वो। उसके बाद झाड़ू वगैरह, उसके बाद रस्सी वगैरह, उसके बाद ये जो छोटे छोटे बैंगल्स है, उसके बाद ये छोटे छोटे फ्रूट के सीड्स है वगैरह वगैरह। तो कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट की जाती है, जैसे कि सपोज यहाँ पे दिया है फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करके उसको बेचा जाता है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। रूट्स भी बेचे जाते हैं, जैसे कि वो स्वीट पोटैटो, वो भी एक रूट होता है, ठीक है। उसके बाद लीव्स, जो पूजा के लिए लीव्स वगैरह होते हैं, या फिर बाकी के जो भी लीव्स का काम होता है। लीव्स में एक पान होता है, जो पान पट्टी की दुकान पे, या फिर जो टपरी होता है, पान का टपरी, वहां पे मिलता है वो वाला। फ्लावर्स, वो तो बहुत बड़ा बिजनेस है फ्लावर्स का, ठीक है। कलेक्शन पे या गैदरिंग पे डिपेंड करता है। हनी का बिजनेस है, हनी तो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज डायरेक्टली कलेक्ट करके उसको अच्छे से पैकिंग करके बेचती है। उसके बाद वैक्स होता है, रबर है, लैक है, काथ है। काथ नाम का जो एक प्रोडक्ट है, वो खैर नाम के इससे बनता है। खैर नाम का एक पेड़ है, खैर नाम के पेड़ से वो कात बनाया जाता है, और वो कात पान में यूज किया जाता है। पान खाने खाने वाला जो पान होता है उसमें यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर आता है पान को, ठीक है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स, और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स और ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसका यूज होता है बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो ये एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स नेचर से निकाले जाते हैं, ओके। और ये इमेजेस दिए नीचे, क्वेश्चन भी पूछा है, वो आराम से ये भी कर सकते हो आप। आइडेंटिफाई द इमेजेस गिवन अबाउट, ठीक है, कौन कौन से इमेजेस है वो आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम, अलग अलग चीज़ों से बने, जैसे कि ये जो झाड़ू है, ठीक है, झाड़ू एक धागों से बनता है, जो भी स्टेम होता है, प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं उससे बनता है। उसके बाद हनी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सीड्स है, सिंपल फ्रूट के अंदर से जो सीड्स निकलते हैं, उस सीड का यूज़ किया जाता है पाउडर बनाने के लिए, या फिर डायरेक्टली सीड्स कंज्यूम करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं अलग अलग ट्री के, ओके। सो इसे सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स गैदरिंग नाम के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे, जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स का इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है, ओके। देन नेक्स्ट कुछ डबड़े दिए हैं यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो लंबरिंग है सबसे पहले तो। ओके, सो लंबरिंग का मतलब होता है सिंपल वुड कटिंग, ठीक है। मतलब जो फॉरेस्ट का वुड रहता है, फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उसको कट किया जाता है, वुड को, वुड के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, और उन्हीं ब्लॉक को बेचा जाता है। उसको लंबरिंग, शुद्ध इंग्लिश में लंबरिंग बोला जाता है, और जो नॉर्मल हम लोग गाउठी इंग्लिश में देखेंगे तो वुड कटिंग, ठीक है, सिंपल। तो लंबरिंग, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं फर्स्ट इमेज के बेसिस पे, ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट इमेज देखा था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्रीज इन द मॉनसून रीजन प्रैक्टिस लंबरिंग ऑन अ लार्जर स्केल, ठीक है। तो उसके लिए वो इमेज देखना पड़ेगा, मैप देखना पड़ेगा, ठीक है। मॉनसून रीजन मतलब कौन सा रीजन, सपोज ये वाला रीजन, एक मिनट, ये वाला रीजन, ठीक है, स्पेशली साउथ एशिया, इंडिया, इंडिया वगैरह आता है उसमें, ठीक है, अपना प्यारा सा भारत, और उसके बाजू वाला जो भिखारी देश है पाकिस्तान, उसके बाजू वाले जो छोटे मोटे देश है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, वो सारे कंट्रीज यहाँ पे मानसून वाले रीजन में आते हैं।
तो कौन कौन सी कंट्रीज लंबरिंग प्रैक्टिस करते हैं? तो एक तो अपना इंडिया है, उसके बाद दूसरा नेपाल है, तीसरा पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत है, ठीक है, और म्यांमार है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी कंट्रीज जो मानसून एरिया में आते हैं, मानसून रीजन में आते हैं और लंबरिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है वहां पे। इन विच पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लंबरिंग कैरिड ऑन? ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट में लंबरिंग होता है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो, ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में, साउथ ईस्ट पार्ट में यहाँ पे, और साउथ वेस्ट पार्ट में, मतलब बेसिकली साउथ पार्ट में बोल सकते हैं, ठीक है, साउथ सदर्न डायरेक्शन में, सदर्न पार्ट में लंबरिंग नाम का एक्टिविटी होता है। आराम से सारे क्वेश्चन के जवाब मैप में ही होते हैं, आराम से आप देख सकते हो और उसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट, और दो डबड़े दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दो मैं बताता हूँ, बाकी क्या आपको करना है। जैसे सपोज यहाँ पे टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिया है, वो किस रीजन में पाया जाता है वो दिया है, उसके बाद उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्पेशलिटीज बताई है, और लास्ट में वहाँ पे लंबरिंग किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बताया है इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? सपोज करो ये अपना छोटा सा अर्थ है, ठीक है, यहाँ अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन गुजरता है जिसको बोला जाता है इक्वेटर, ठीक है। अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन गुजरेगा जिसको बोला जाएगा इक्वेटर। ये जो इक्वेटर रहता है वो पूरे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होगा दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला जो हिस्सा होगा दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये इक्वेटर पे कुछ एरियाज है, जैसे कि एक एरिया है साउथ अमेरिका, दूसरा एरिया है, एक मिनट, अफ्रीका, ठीक है, और तीसरा जो एरिया है वो एशिया वाला, थोड़ा बहुत एशिया का ये वाला पार्ट आ जाएगा, साउथ एशिया वगैरह, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, ठीक है। अभी मेन चीज अगर हम लोग देखेंगे, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब ये जो इक्वेटर पे जो भी फॉरेस्ट पाया जाता है उसको इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है, क्योंकि वो साल भर एवरग्रीन रहता है, मतलब साल भर ग्रीन रहता है, हमेशा ग्रीन ही रहता है, इसलिए उसको एवरग्रीन बोला जाता है। हमेशा ग्रीन क्यों रहता है? क्योंकि उसका शेडिंग ऑफ लीव्स ज़्यादातर होता नहीं है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा ग्रीन दिखता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? यहाँ पे अमेजोन रिवर बेसिन है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में, यहाँ पे एक रिवर बहती है, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिवर दैट इज अमेजोन रिवर। वो रिवर जिस एरिया से गुजरती है वहाँ पे आजू बाजू में बड़ा सा फॉरेस्ट है जिसको अमेजोन फॉरेस्ट बोला जाता है, तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है फर्स्ट। सेकेंड, कॉन्गो रिवर बेसिन। कॉन्गो रिवर बेसिन कहाँ पे है? तो यहाँ पे कॉन्गो रिवर बेसिन अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में। थर्ड है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मतलब ये वाला जो पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया जो इक्वेटर के आसपास है, वहां पे भी ये फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने रीजन्स देख लिया, उसके बाद क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, दिए हैं यहाँ पे। वैसे सबसे पहला डेंस फॉरेस्ट होता है, मतलब जो इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप आगे देख सकते हो ये वाला, ठीक है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस होगा, और इतना डेंस होता है कि अगर हम लोग फॉरेस्ट के बीचों बीच खड़े रहेंगे तो सनलाइट एकदम नीचे तक नहीं आ सकता, इतना डेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो दो ट्रीज है उनके बीच का जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। सेकेंड, मिनी स्पीसीज इन अ स्मॉल एरिया। एक ही छोटे से एरिया में बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी पाया जाता है, भर भर के एनिमल स्पीसीज रहते हैं। उसके बाद वो हार्ड वुड ट्रीज रहते हैं, मतलब उनका जो वुड रहता है, उसका जो लकड़ी रहता है बहुत ही हार्ड रहता है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी इज डिफिकल्ट, सॉरी एक्सेसिबिलिटी इज डिफिकल्ट। आज बहुत सॉरी सॉरी बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जुबान फिसल रहा है। उसके बाद एक मिनट, हाँ आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला जो अ, ये है, ठीक है, फॉरेस्ट, इसमें देखो आर पार जाने के लिए, फॉरेस्ट के एक कोपरे से दूसरे कोपरे तक जाने के लिए ज़्यादातर एक्सेसिबिलिटी नहीं रहता आज, मतलब बहुत डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से आर पार नहीं जा सकते, वो एक प्रॉब्लम होता है। उसके बाद इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट, वहाँ का जो क्लाइमेट रहता है एवरग्रीन फॉरेस्ट का बहुत ही इनहॉस्पिटेबल होता है। इसका मतलब है कि बहुत ही अनफेवरेबल क्लाइमेट होता है, बहुत ही डेंजर क्लाइमेट होता है, और पॉइजनस गैसेस होते हैं वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से वहाँ पे नॉर्मली कोई ठीक से रह नहीं पाता, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी। तो ऐसे फॉरेस्ट में लंबरिंग कैसा होगा, ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट में लंबरिंग कैसा हो सकता है?
डेंस फॉरेस्ट की वजह से इनएक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सेकंड, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लंबरिंग, तो ट्रेडिशनल मेथड ही अपनाना पड़ता है, काटना छाटना वगैरह वगैरह। उसके बाद इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बीच बीच में इंसेक्ट्स आके धड़ 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 कर काट सकते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स मतलब स्नेक वगैरह, वो भी अटैक कर सकते हैं, तो उनका भी डेंजर रहता है, तो संभाल के थोड़ा करना पड़ता है। और हार्डवुड कंपेरेटिवली लेस होता है, मतलब हार्डवुड का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा कम होता है और सॉफ्ट वुड का डिमांड ज़्यादा होता है, इसलिए उस हार्डवुड के लिए कोई क्यों इतना मशक्कत करेगा, सिंपल। प्रेजेंस ऑफ मेनी स्पीसीज इन वन रीजन अनप्रॉफिटेबल, ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं वहाँ पे, प्लांट के भी और एनिमल के भी, तो फिर वो उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना या फिर वहाँ पे लंबरिंग एक्टिविटी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए नॉर्मली जो लोग होते हैं वो ऐसे फॉरेस्ट में, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज़्यादातर लंबरिंग एक्टिविटी या फिर वुड कटिंग का जो एक्टिविटी है वो नहीं करते, सिंपल, ठीक है। देन नेक्स्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, इसको भी देख लेते हैं कैसा इसका दिखता है ये फॉरेस्ट। तो ये ऐसा दिखता है बेचारा, गैप ज़्यादा रहता है ट्रीज के बीच में और आराम से सनलाइट नीचे तक जा सकता है, नीचे की ज़मीन को भी तपा सकता है, इतना खतरनाक वो खतरनाक नहीं रहता है, ऐसे सिंपल रहता है। और इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द फॉरेस्ट ये यही वाला फॉरेस्ट है, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है ऐसा फॉरेस्ट जिसके लीव्स साल में एक बार एक सीजन में गिर जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मल हिंदी में पतझड़ का मौसम बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। तो उसको डेसिडियस फॉरेस्ट बोला जाता है। उसको मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि मानसून के सीजन में वो ग्रीन हरा भरा हो जाता है और उसके बाद समर के सीजन में थोड़ा सा उसके लीव्स गिर जाते हैं, फिर से मानसून के सीजन में वो खिल उठता है, हरा भरा हो जाता है, ठीक है। सो ये कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन्स अपना साउथ एशिया बोल सकते हैं हम लोग, जो भी हम लोगों ने मैप में देखा था, साउथ एशिया में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला शेडिंग ऑफ लीव्स होता है, एक तो शेडिंग ऑफ लीव्स होता है, सेकंड थिंग ये डिपेंड होता है रेनफॉल पे फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, ठीक है। सो इसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड, लंबरिंग एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा पैमाने पर नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट या फिर लेस लंबरिंग हो सकता है। लंबरिंग एक्टिविटी, उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया होता है डेसिडियस फॉरेस्ट का या फिर मानसून फॉरेस्ट का, वहाँ पे लंबरिंग एक्टिविटी तो कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब फॉरेस्ट को कट किया जाता है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है, सिंपल, ठीक है। सो बाकी के दो आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे जो तीन टाइप के फॉरेस्ट आपको दिखाए गए, वैसे तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है इनसे। सबसे पहला जो फॉरेस्ट है दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सिंपल। सेकंड जो एक्टिविटी है दैट इज, सॉरी, सेकंड जो फॉरेस्ट है दैट इज डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, जिसके पत्ते साल में एक सीजन में झड़ जाते हैं या फिर शेडिंग होते हैं। थर्ड जो फॉरेस्ट दिख रहा है आपको दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ओके। अभी होता क्या है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में है, हम लोगों ने पहले ही देखा है कि डेंस फॉरेस्ट होता है, हार्ड वुड होता है, इनएक्सेसिबिलिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ना के बराबर लंबरिंग एक्टिविटी या फिर वुड कटिंग एक्टिविटी होता है। उसके बाद कौन सा आएगा, ये डेसिडियस फॉरेस्ट वाला जो इलाका है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लैंड उसको कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, मेजॉरिटी लैंड को एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द लैंड को एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट किया जाता है, मतलब जो फॉरेस्ट रहेगा फॉरेस्ट को कट किया जाएगा और उसी जगह पे, उसी लैंड पे एग्रीकल्चर किया जाएगा। कॉनिफेरस फॉरेस्ट बेस्ट फॉरेस्ट होते हैं फॉर द वुड कटिंग, ऐसा लोग मानते हैं और वो सही भी होता है क्योंकि वो सॉफ्ट वुड होता है, आराम से कट कर सकते हैं और बहुत लॉन्ग ट्रीज होते हैं, जैसे आप लोगों ने ऐसे ट्रीज देखा होगा मूवीज में वगैरह, या फिर जो क्रिसमस ट्री होता है, क्रिसमस ट्री के शेप के ही ये सारे ट्रीज होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं दिखने में, और उन ट्रीज को कट किया जाता है, तो मैक्सिमम जो लंबरिंग होता है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ही होता है।
मैक्सिमम जो लंबरिंग का एक्टिविटी होता है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में होता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी आज के लेक्चर का, ठीक है, फिशिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक सुंदर सा इमेज है फिशिंग करता हुआ एक इंसान, ठीक है, ये वाला। सो फिशिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं जो उस मैप बेस्ड है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। दिस आप आराम से वो मैप देख सकते हो, उसमें पूरा डेटा है, तो उसके आंसर्स कर सकते हो। नेक्स्ट, फिशिंग के लिए कुछ फैक्टर्स का होना जरूरी है। सबसे पहला फैक्टर आपका वाटर अवेलेबिलिटी सही होना चाहिए, फिशेस का अवेलेबिलिटी सही होना चाहिए, ठीक है। सेकंड फैक्टर, दो करंट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है वार्म करंट, ओशन करंट्स दो टाइप के होते हैं, वो पहले आपको बता देता हूँ। हाँ। सो ओशन करंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वार्म करंट्स, दूसरा कोल्ड करंट्स, ठीक है। तो वार्म करंट्स का सिंपल मतलब होता है कि हॉट करंट, और कोल्ड करंट मतलब ठंडा करंट, सिंपल। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो ओशन होता है या फिर समंदर होता है, समंदर में नॉर्मली या फिर सी में नॉर्मली वेव्स आते हैं किनारे पे, वैसे ही वेव्स, रिपल जैसे जो वेव्स होते हैं एकदम छोटे 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 ओशन के टॉप पे, उन्हीं रिपल्स को ओशन करंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वार्म करंट, दूसरा होता है कोल्ड करंट। और जहाँ पे भी ये दोनों करंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे भी इन दोनों का मिलन होता है, उस ओशन के एरिया में मैक्सिमम फिशेस पाए जाते हैं। उसका रीजन, जहाँ पे भी ये दो करंट्स पाए जाएंगे, वो दोनों करंट जहाँ पे भी मिक्स होंगे, उसको दुनिया का बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है। मतलब उस एरिया में ज्यादातर फिशेस पाए जाते हैं। उसका रीजन कि दोनों करंट जहाँ पे भी मिलेंगे वहाँ पे एक प्लैंकटन नाम का छोटा सा एनिमल होता है या फिर माइक्रोब होता है छोटू सा, ठीक है, जो ग्रो करता है बहुत ज्यादा, अलगी टाइप भी होता है, सिंपल, ठीक है। सो वार्म करंट और कोल्ड करंट जिस भी एरिया में मिलेंगे ओशन में, वहां पे ज्यादातर वो प्लैंकटन ग्रो करेगा। प्लैंकटन जितना ज्यादा ग्रो करेगा उतना ज्यादा फिशेस वहां पे आएंगी। उसका रीजन, फिशेस का जो मेन फूड होता है, फेवरेट फूड होता है, वो प्लैंकटन होता है, सिंपल। तो प्लैंकटन को खाने के लिए फिशेस आएंगे और फिशेस को पकड़ने के लिए इंसान जाएंगे, सिंपल। तो फिशिंग एक्टिविटी ऐसे एरियाज में ज्यादातर होता है, ठीक है। ओके, जैसे सिंपल एग्जांपल देंगे तो जापान के ईस्टर्न साइड में ओएशियो करंट है और क्यूरोशियो समथिंग करंट है, दो करंट्स, एक कोल्ड करंट और दूसरा वार्म करंट, ठीक है। वो दोनों मिक्स होते हैं तो वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है। उसके बाद ब्राज़ील के किनारे पे भी, अटलांटिक ओशन में भी दो कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड क्रिएट होता है। ओके, आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स दिए हैं, जैसे कि अदर फैक्टर्स विच आर फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग, ठीक है। बाकी के जो फैक्टर्स है जो फिशिंग के लिए फेवरेबल या फिर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सबसे पहला, ट्रेडिशनल स्किल्स ऑफ सम पीपल हु आर नेचुरली गुड एट फिशिंग, जैसे चाइनीज और जापानीज, और जो छोटी आग वाले लोग होते हैं चाइनीज और जापानीज, ठीक है, वो दोनों ही टाइप के लोग, मतलब वो दोनों कंट्री के लोग फिशिंग में बहुत स्किल्ड होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। मतलब फिशिंग उनको बचपन से सिखाया जाता है, उनको जैसे हम लोगों को क्रिकेट का, फुटबॉल का हॉबी होता है, उनको फिशिंग का हॉबी होता है, ऐसा। तो उनका एक्टिविटी, सॉरी, उनका जो स्किल है वो डेवलप होता है। सेकेंड, large population of the country, lack of land and absence of other protein food makes island countries especially dependent on the fish as staple food. फॉर एग्जाम्पल जापान एंड फिलीपाइंस, कुछ आइलैंड कंट्रीज होती है, आइलैंड कंट्रीज मतलब भी ऐसा कंट्री जिसके आजू बाजू में चारों तरफ पानी है, ओशन या फिर समंदर है, ठीक है, जैसे कि जापान और फिलीपींस। तो उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है उस कंट्री का, लैक ऑफ लैंड मतलब ज़्यादा लैंड नहीं होता उस कंट्री में, और एब्सेंस ऑफ अदर प्रोटीन फूड, ठीक है, दूसरा प्रोटीन ऐसा फूड अवेलेबल नहीं होता जिससे उनको प्रोटीन ज़्यादा मिल सके। तो एक ही ऑप्शन बचा, फिश, तो पकड़ो फिश, खाओ फिश, सिंपल। उसके बाद थर्ड, एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन मेक्स फिशिंग अ मेजर ऑक्यूपेशन, ठीक है। अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन ज़्यादा नहीं, मतलब किसी किसी एरिया में फिशिंग और थोड़ा बहुत, मतलब दो चार ही ऑक्यूपेशन अवेलेबल होते हैं, उसमें से एक फिशिंग रहता है, दूसरा कोई बड़ा ऑक्यूपेशन उसके ऑप्शन में नहीं रहता, जिसकी वजह से फिशिंग को ही लोग प्रीफर करते हैं। उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज द फिशिंग एक्टिविटी, सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आजकल बहुत ऐसे अलग टाइप के फिशिंग नेट्स पाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, शिप्स हाई लेवल के बनाए जाते हैं, तो फिर हाई लेवल के शिप्स, हाई लेवल के फिशिंग नेट्स, उससे आराम से फिश को पकड़ा जा सकता है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगा
वैसे वैसे फिशिंग भी बढ़ेगा। उसके बाद ब्रोकन कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स एक्सेलेंट पोर्टल फैसिलिटीज। जो ब्रोकन कोस्ट लाइन होता है मतलब जो बीच बीच में ऐसे सपोज करो ये अपना छोटा सा इंडिया है काजू कतरी जैसा, अगर यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ब्रोकन कोस्ट लाइन रहेगा मतलब बीच बीच में सपोज करो गैप है, गैप वाला एरिया है, तो वहाँ पे ऐसे कोस्ट लाइन पे पोर्ट वगैरह बनाना। पोर्ट मतलब क्या, जहाँ से शिप्स आते जाते हैं, जैसे बस स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, वैसे ही पोर्ट्स होता है जहाँ पे शिप्स आते जाते रहते हैं, ठीक है, शिप्स का स्टेशन। तो उसका फैसिलिटी डेवलप करना इजी पड़ता है। उसके बाद कोल्ड क्लाइमेट इन टेम्परेट रीजन्स फैसिलिटेट्स प्रिजर्वेशन ऑफ फिश। मतलब सपोज करो ये सपोज अपना छोटा सा अर्थ है, ये अर्थ के बीचों बीच से एक इक्वेटर नाम का लाइन जाएगा, यहाँ पे जो ऊपर वाली कंट्रीज है, यहाँ पे जो भी कंट्रीज रहेंगी और यहाँ पे जो भी कंट्रीज रहेंगी, यहाँ पे तो ज़्यादा कंट्रीज नहीं है, तो यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज है, रशिया वगैरह, रशिया, उसके बाद जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, पोलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, अमेरिका हो गया वगैरह वगैरह, तो इन कंट्रीज में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। क्लाइमेट ठंडा रहता है तो फिशेस को पकड़ के उसको प्रिजर्व रखने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होता। अगर हमारी कंट्री में फिशेस को प्रिजर्व करना है तो बर्फ़ वगैरह बिछाना पड़ता है, उसके बाद या फिर फ्रिजेस में वगैरह रखना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे क्लाइमेट ही इतना ठंडा होता है कि उनको प्रिजर्व करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होता, तो प्रिजर्वेशन के लिए खर्चा ज़्यादा नहीं होता, इसलिए लार्ज स्केल पे वो फिशेस को प्रिजर्व कर सकते हैं और बेच सकते हैं। उसके बाद नियर बाय फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड फॉर शिप बिल्डिंग। सिंपल सी बात है, अगर सपोज किनारा है समंदर का और बाजू में एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट से जो वुड मिलेगा उस वुड को उठाएंगे और सिंपल सी बात है उस वुड का शिप्स बनाने के लिए काम आएगा, और शिप्स बनाएंगे, शिप्स में बैठेंगे, आराम से घूमेंगे समंदर में, फिशेस पकड़ेंगे और बेचेंगे। इस तरीके से वुड का अवेलेबिलिटी, फॉरेस्ट का अवेलेबिलिटी एक अच्छा सोर्स बन जाता है इनके लिए फिशिंग करने के लिए, ठीक है। सो ये सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने देखी जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका मीनिंग क्या होता है वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज देखी, जैसे कि सिंपल एग्जांपल, सबसे पहले हम लोगों ने अपना हंटिंग देखा, ठीक है, हंटिंग के बाद गैदरिंग देखा, गैदरिंग के बाद हम लोगों ने लंबरिंग देखा, और फाइनली फिशिंग। सो बाकी के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो आगे के लेक्चर में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच।